गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऐतिहासिक परिदृश्य को पढ़ा। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही जुड़े अगले बिंदु को पढ़ेंगे। एक प्रश्न जो आता है आपके 3 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, लेसन का नाम तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। प्रश्न जो आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कारक क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अस्तित्वता के कारण बताइए। दोनों प्रश्नों का एक ही अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर किया जाए तो क्यों किया जाए, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्तमान में हो रहा है तो यह क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। यानी दो देशों के मध्य व्यापार जो है वो क्यों हो रहा है, इसको गति क्यों मिल रही है, इसके पीछे कौन कौन से कारक है, कौन कौन से देश जो आपस में व्यापार करते हैं और वो व्यापार के लिए उसी देश को वो प्राथमिकता देते हैं जिससे वो व्यापार करते आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कोई भी देश अगर किसी देश से व्यापार कर रहा है, मान लेते हैं कि एक देश है ए और वो बी सी डी ई, ये 4 देश है जिनके पास उसको जो वस्तु चाहिए, मतलब आप हो और आपको ये 4 दुकानें हैं, यहाँ चारों दुकानों से आपको वस्तु मिल सकती है, ठीक है। लेकिन आप किसी एक दुकान यानी बी का चयन करते हो। किसका चयन करते हो? बी दुकान का ही चयन करते हो। सी डी ई आप उसका चयन नहीं करते हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो कि वो जो बी दुकान, सी और डी और ई दुकान वाला है, ये आपके अनुकूल नहीं होंगे, या यहाँ पे जो वस्तु ला रहे हो वो गुणवत्ता में क्या है, कमी है, उन वस्तु की गुणवत्ता में इन दुकानों में क्या कमी है, या वो वस्तु है वो गुणवत्ता और जो मूल्य है दोनों ही दृष्टि से यहाँ से ही मिल रही होगी। इस कारण से हम क्या करेंगे, बी दुकान का ही चयन करते हैं। पहली बात आती है अनुकूलता है, आपका उससे क्या है, सही रिलेशन है, इस कारण से आप वहां पे ही क्या करते हो, वस्तु खरीदते हो। यही सेम प्रोसेस आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है कि हम मित्र राष्ट्रों का चयन करते हैं। अब मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से 10 मित्र राष्ट्र है, 10 के पास वो वस्तु है, तो हम उनमें चयन करेंगे कौन वह वस्तु लागत और गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से अगर जिस भी आपके मित्र राष्ट्र के पास अगर सही मिलती है तो हम उसी से क्या कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कौन कौन से कारक हैं जो उसके अस्तित्व को बनाए रखते हैं, तो इनमें सबसे पहला कारक तो आपके है संसाधनों में भिन्नता। संसाधनों में भिन्नता सबसे पहला कारण है कि अगर मान लो कोई भी क्षेत्र है, देश है, उन देशों के बीच में सेम रिसोर्सेज होंगे तो वो देश व्यापार नहीं करेंगे। ये बात हमने आपके परिवहन वाले में पढ़ी थी कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में व्यापार नहीं होता या नगण्य है व्यापार, क्योंकि यहाँ पे सेम रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो सेम रिसोर्सेज है भाई, आपके पास गेहूं है और दूसरी दुकान, वस्तु विनिमय की बात कर रहा हूं मैं, और जो दुकानदार है दूसरे जो आपके जहां बस बाजार में गए
दूसरे के पास भी गेहूं है तो आप उसके पास थोड़ी जाओगे, आपको क्या चाहिए, बाजरा, तो आप किसके पास जाओगे, बाजरा लेने के लिए गेहूं दोगे और बाजरा ले आओगे। तो आप सेम रिसोर्सेज वालों के पास थोड़ी जाओगे, आप जो रिसोर्सेज डिफरेंट है यानी भिन्न जो आपके रिसोर्सेज है उनके पास क्या करोगे, जाओगे और वस्तु का आदान प्रदान करोगे। तो ये है कि संसाधनों में भिन्नता है, तो संसाधनों में भिन्नता आपके व्यापार को एक आधार प्रदान करती है। संसाधनों में भिन्नता है व्यापार को क्या देती है, आधार प्रदान करती है। और यह जो भिन्नता है वो किन किन आधारों पे होती है, तो पहले देखें तो भौगोलिक आधार पे देखें। पहली भिन्नता है भौगोलिक संरचना के आधार पे। तो जैसी भौगोलिक संरचना है उसी प्रकार से आपके वहां रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे अगर मान लो कि भौगोलिक संरचना में आपके पहाड़ी प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, तो वहां पे आपको खनिज संसाधनों की व्याप्तता ज्यादा मिलेगी। क्या होगा, अगर आपके पठारी प्रदेश है या खनिज संसाधनों की प्रधानता है, तो खनिज संसाधनों की प्रधानता निर्धारित करेगी कि वह दूसरे देश से खनिजों के निर्यात के लिए क्या करेगा, व्यापार करेगा। अगर मान लो मैदानी भाग है तो वहां पे जो आपके फसल प्रारूप सर्वाधिक मिलेगा और आप प्राथमिक रूपरेखा में कृषि उत्पादों का क्या करोगे, व्यापार करोगे। और अगर मान लो कि पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पे पर्यटन आदि क्रियाओं का क्या होगा, विकास होगा। क्या होगा, पर्यटन आदि क्रियाओं का क्या होगा, विकास होगा। तो अलग अलग भौगोलिक संरचना है वो उस क्षेत्र में अलग अलग रिसोर्सेज का क्या करती है, निर्धारण करती है। अलग अलग रिसोर्सेज का क्या करती है, निर्धारण करती है। इसके बाद हम देखें तो जैसे खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा की बात भी हम करें तो खनिज संपदा सभी क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग है। कोई देश है, कोई देश में खनिज कौन से ज्यादा है, कोई देश में खनिज कौन से ज्यादा है। तो ये खनिज भिन्नता है वह भी क्या करती है, व्यापार को सुनिश्चित करती है। जैसे हमारे देश में जो खनिज है वो दूसरे है और दूसरे देश में जो खनिज है वो अलग है, तो हम क्या करेंगे, उन खनिजों का हमारे जो नहीं है उनको हम प्राप्त करेंगे। यानी हमारे जो यहाँ आधिक्य है खनिज उसका हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे और हमारे यहाँ जो कमी है उसका हम क्या करेंगे, आयात करेंगे। ये रूपरेखा आपके खनिज संपदा की मिलती है। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोलियम जो भंडार है उसकी कमी है तो पेट्रोलियम का क्या करते हैं, आयात करते हैं। तथा लोहा एस्क है हमारे यहाँ ज्यादा मात्रा में है तो लोहा एस्क का क्या करते हैं, ब्रिटेन में, जापान में हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ऐसे ही फसलों की बात करें तो हम जो हमारी जनसंख्या ज्यादा है नहीं तो हम क्या करते थे, पहले आयात करते थे और हम ज्यादा मात्रा में क्या उत्पादन कर रहे हैं लेकिन हमारा स्थानीय क्षेत्रों में खपत होने से हम निर्यात नहीं कर पाते। जलवायु फैक्टर देखो, वो संसाधनों में भिन्नता में आपके जलवायु फैक्टर किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है कि जलवायु किसी भी स्थान की है वो वहां की वनस्पति, वहां के जीव जंतु और वहां के जो भी रिसोर्सेज है, जो भी संसाधन है, उन संसाधनों की जो उत्पत्ति है उसमें क्या होती है, सहायक होती है। और जो क्षेत्र है, जिस जलवायु क्षेत्र में, जैसे हमारा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है तो हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति होती है, वैसे हमारे पादप होते हैं, वैसे हमारे जीव जंतु होते हैं। अब अमेरिका जिस कैटेगरी में है तो वहाँ उसी प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारा कोयला उत्पन्न होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप शीत प्रदेश में या टुंड्रा प्रदेश में देखो तो वहाँ कोयले की उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जीवाश्म वहां पे बढ़ेंगे नहीं और कोयले की या पेट्रोलियम की उत्पत्ति वहां पे नहीं होगी। तो जलवायु फैक्टर जो है वो उस क्षेत्र में रिसोर्सेज का निर्माण करता है और रिसोर्सेज है वह संसाधनों में क्या है, भिन्नता को स्पष्ट करता है। जैसे उष्णकटिबंधीय भागों में हमारे यहाँ फसलों में देखें तो गन्ना है, केले है, नारियल है, ये बोए जाते हैं।
और शीत में आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश में देखें तो आपके खट्टे रसदार फूलों की क्या होती है, खेती होती है। तो यही रूपरेखा है कि वहाँ संसाधनों की भिन्नता और संसाधनों की भिन्नता हमारे व्यापार के गठन के लिए क्या है, उत्तरदायी मानी जाती है। तो संसाधनों की भिन्नता में भौगोलिक भिन्नता है, खनिज आधारित भिन्नता है और जलवायु फैक्टर है, वो सभी को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो दूसरा फैक्टर हमें काम करता है, कौन सा, जनसंख्या कारक। कौन सा कारक, जनसंख्या कारक। देखो पॉपुलेशन होती है, वो पॉपुलेशन या जनसंख्या कारक है किसी भी स्थान में, किसी भी देश में व्यापारिक क्रियाओं को क्या करती है, गठित करती है। कैसे करती है कि मान लो यहाँ जनसंख्या का आकार है, पहला हम देखें तो जनसंख्या का आकार है, जनसंख्या का आकार। अगर मान लो जैसे हमारा भारत देश है, पहले आयात कर रहा था खाद्यान्नों का, लेकिन अब आयात नहीं कर रहा, प्रोडक्शन हमारा बढ़ चुका है, तो हम निर्यात भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, और जनसंख्या के कारण संसाधनों की क्या है, स्थानीय खपत हो जाती है। अगर हम मान लो विनिर्माण कर रहे हैं तो भी हमारी क्या होती है, स्थानीय खपत हो जाती है। इस कारण से हम क्या नहीं कर पा रहे, हम निर्यात नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास में संसाधनों का आधिक्य नहीं रहता। और जिन क्षेत्रों में या जिन वस्तुओं का हमारे आधिक्य है, जैसे हम पेट्रोलियम है उसको शोधित करते हैं, और जो शोधित पेट्रोलियम है उसको हम अपने पड़ोसी देशों में क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। क्योंकि हमारे क्या उसका आधिक्य रह जाता है। हमारे पास में टेक्नोलॉजी है और हम अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका निर्यात कर देते हैं। यही बात। तो जनसंख्या का आकार ज्यादा है तो हम निर्यात नहीं करते। हम कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनको हमारी जनसंख्या को या हमारे देश के लोगों को आवश्यकता होती है, तो हम उनको आयात जरूर करते हैं। तो ये समझ में आ गया जनसंख्या का। और कोई देश ऐसे हैं जहां पे संसाधनों की अधिकता और जनसंख्या कम है, तो वो क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। वो क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। दूसरी बात करें तो सांस्कृतिक कारक जो है, सांस्कृतिक कारक क्या कहता है कि देखो सभी प्रदेश है पूरे विश्व के, यहाँ तक तो अपने भारत की बात कर ले हम, ये तो क्लियर हो गया कि जहाँ पे स्थानीय आंतरिक व्यापार होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी तो, और संसाधन है कम तो आंतरिक व्यापार, संसाधन जनसंख्या बराबर है तो भी आंतरिक व्यापार, अधिक है तो निर्यात करेंगे और कम है तो क्या करेंगे, आयात करेंगे। सांस्कृतिक में क्या होता है कि सभी देश अलग अलग संस्कृति के हैं, यहाँ तक कि भारत में ही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हम संस्कृतियों की बात करें तो संस्कृतियां भिन्न भिन्न संस्कृतियां मिलती हैं, और संस्कृति आधार पे, धार्मिक आधार पे वहाँ पे वस्तुओं का निर्माण भी होता है। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वस्तुएं हैं। तो ये वस्तुएं हैं एक देश से दूसरे देश में मंगवाई जाती है, आयात या निर्यात की जाती है। किसके आधार पे, संस्कृति के आधार पे। क्योंकि हमारी संस्कृति है तो चीन में जो वस्तु बनी है वो हमारे देश में नहीं बनी, तो हम क्या करते हैं, उसको आयात करते हैं। जैसे इराक ईरान में कालीन की बात की गई, अपने भारत में बात करें तो उत्तर में जो उत्तरी भाग है वहाँ पे कालीन बनती है, दक्षिणी भाग में अलग वस्तुएं बनती है। जैसे भारत की बात करें, शिल्प आदि वस्तुएं यहाँ बनती थी तो निर्यात की जाती थी। ठीक है, तो अलग अलग प्रदेशों में जो सांस्कृतिक वस्तुएं बनती है उसका आयात या निर्यात होता है। ये भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करता है। ये भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार यानी अस्तित्व प्रदान करता है। कौन सा कारक, सांस्कृतिक कारक। कौन सा कारक, सांस्कृतिक कारक। तो जनसंख्या फैक्टर मुख्य रूप से और संसाधनों में भिन्नता दो फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम तीसरा फैक्टर देखते हैं,
तीसरा फैक्टर है आर्थिक विकास की प्रावस्था। आर्थिक विकास की प्रावस्था। आर्थिक विकास की प्रावस्था से अभिप्राय है कि देश है उसका इकोनॉमिक जो जो देश की इकोनॉमिक स्टेज है वो कैसी है, यानी देश विकसित है या देश विकासशील है। अब कोई विकासशील देश है तो प्राथमिक उत्पादों का निर्माण करेगा। क्या करेगा? प्राथमिक उत्पादों का निर्माण करेगा। और जो विकसित देश है वो विनिर्मित उत्पादों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। विकसित क्या करेगा? विनिर्मित यानी मशीनरी का निर्माण करेगा, ये प्राथमिक उत्पादों का। तो प्राथमिक उत्पादों का अगर निर्माण कर रहा है तो वो निर्यात भी प्राथमिक का ही करेगा, और अगर वो विनिर्मित उत्पादों का निर्यात करा तो वो निर्यात भी निर्मित का अगर वो निर्माण कर रहा है तो वो निर्यात भी किसका करेगा? वो विनिर्मित का ही करेगा। तो विनिर्मित का करेगा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन और भी अच्छी होगी, और वो विकसित देश है वो और भी विकसित होगा, और जो प्राथमिक का करेगा वो विकासशील देश की स्थिति में ही रहेगा। और ये दोनों स्थितियां, विकसित और विकासशील, ये दोनों स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार भी प्रदान करती है तथा इन देशों के मध्य सामंजस्य है वो तोड़ने का काम भी करती है। क्योंकि कभी कभी वर्तमान स्थिति की बात है, कभी कभी ये जो विकासशील देश है इनको अपने प्राथमिक उत्पाद बेचने के लिए इन विकसित देशों में मंच नहीं मिलता है, यानी बाजार नहीं मिलता है, जिसके कारण जो आपकी गेट जो हमने बताया कि गेट जो है समझौता, वो समझौता नष्ट हो गया, WTO बना, और WTO भी विकसित देशों की पैरवी कर रहा है, जिसके कारण इन विकासशील देशों का विकास आगे नहीं हो पा रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बहुत बड़ी कमी है। इसके बाद हम बात करें आर्थिक विकास की प्रावस्था की बात, विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा। तो विदेशी निवेश की सीमा से क्या मतलब है कि हमारा देश मान लो विकासशील है और हमारे देश में संसाधनों की संपन्नता है, लेकिन पूंजी का अभाव है। इस पूंजी के अभाव में हमारा देश अपने क्षेत्रों में उद्योगों का विकास नहीं कर पाता, हमारे क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए जो कार्यक्रम स्थापित नहीं कर पाता। उस स्थिति में विश्व के विकसित देश है वो क्या करते हैं? पूंजी निवेश करते हैं। क्या करते हैं? पूंजी निवेश करते हैं, और उस देश में पूंजी निवेश करके उसके आर्थिक स्वरूपों को क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं या उन आर्थिक स्वरूपों का विकास करते हैं। तो विदेशी निवेश की सीमा है उस देश की सरकार पर निर्भर करती है। वह सरकार उन देशों को आमंत्रित करती है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो सरकार क्या करती है? आपके उन देशों से एक समझौता करती है, जिसके कारण वो देश हमारे देश में या किसी भी देश में पूंजी का निवेश करके और उसके संसाधनों में विकास करते हैं और आर्थिक विकास में सहायता देते हैं। तो वो उन देशों का, उन विकासशील देशों में जो विकसित देश हैं उनका विकासशील देशों में पूंजी निवेश भी व्यापार को बढ़ावा देता है, क्योंकि विनिर्माण भी होगा, उधर से उन्होंने पूंजी निवेश किया है तो वो भी क्या है? उस पूंजी से क्या करेंगे? जो लाभ की प्राप्ति करेंगे। तो ये विदेशी निवेश की सीमा है वो कौन निर्धारित करता है? देश निर्धारित करता है कि वो कौन से क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। ये व्यापार को बढ़ावा देने का, कोई देश मान लो जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है उसने अपने स्तर को ऊपर उठा, उसका स्तर ऊपर उठा और वह एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया, तो फिर क्या होगा? व्यापारिक क्रिया उसमें बढ़ने लग जाएगी।
इसी आधार पर हम देखें परिवहन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सभी व्यवसायों में भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी क्या है, ये एक नई दिशा प्रदान करता है, एक नया आधार प्रदान करता है और अस्तित्व में बनाए रखता है। किसी देश के मध्य देखें परिवहन जो सुविधा नहीं है तो वहां पे स्थानीय व्यापार होता है। किसी देश के आंतरिक भाग में देख ले तो वहां पे परिवहन सुविधा नहीं है तो स्थानीय व्यापार होगा। परिवहन सुविधा है तो वहां पे व्यापार है वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होगा। इसी प्रकार एक देश से दूसरे देश के मध्य अगर परिवहन सुविधा उत्तम है तो वहां व्यापारिक क्रियाएं क्या होगी, सफल होगी, व्यापारिक क्रियाएं सफल होगी। कई ऐसे बफर स्टेट है जो स्थलरुद्ध है, कैसे हैं, स्थलरुद्ध है। उन स्थलरुद्ध देशों के अंदर भी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो सामुद्रिक मार्गों से जो व्यापार है वह उसके पड़ोसी देश के साथ एक सही मधुर संबंध है तो ये व्यापार क्या होता है, गठित होता है। अन्यथा उन स्टेट्स में व्यापारिक क्रियाएं क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो परिवहन जो उपलब्धता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक नई मजबूत कड़ी प्रदान करती है और उसको अस्तित्व में बनाए रखती है। तो विद्यार्थियों हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसके आधार कारक, तो आधार कारकों में सबसे पहले हम देखा कि संसाधनों में भिन्नता होनी चाहिए। अगर संसाधनों में भिन्नता नहीं है तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गठित नहीं कर सकते, क्योंकि सेम रिसोर्सेज है तो व्यापार होगा ही नहीं। अब संसाधनों में भिन्नता किन कारणों से आती है, भौगोलिक कारक है, जलवायु कारक है और आपके उच्चावच प्रतिरूप है। ये सारे फैक्टर काम करते हैं कि संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। फिर दूसरा फैक्टर काम कर रहा है जनसंख्या वाला, कि जनसंख्या जो है वह संसाधनों के उपयोग को स्पष्ट करती है। जनसंख्या ज़्यादा और संसाधन कम है तो हम आयात करेंगे, जनसंख्या कम और संसाधन ज़्यादा है तो हम निर्यात करेंगे। अगर जनसंख्या और संसाधन बिल्कुल बराबर है तो हम निर्यात भी नहीं करेंगे, आयात भी नहीं करेंगे, स्थानीय खपत हमारी हो जाएगी। तीसरी आर्थिक विकास की प्रवस्था, जो देश जिस प्रकार जिस वस्तुओं का या जो देश जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है उसी का निर्यात करेगा और जो जिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है उनको क्या करेगा, आयात करेगा। अगर विनिर्मित वस्तुओं को आयात कर रहा है तो उस पर लागत का भार बढ़ेगा और वो विकासशील देश रहेगा। अगर वो विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात कर रहा है तो वो विकसित देश होगा। ऐसे ही विदेशी निवेश की सीमा का मतलब है कि जो देश है उस सर्वगुण संपन्न है लेकिन पूंजी फैक्टर जो है उसके पास में नहीं है, तो इस कारण से वो पूंजी निवेश उसमें किया जाता है। कोई क्षेत्र ऐसे है जहां तकनीकी का अभाव, तो तकनीकी का निवेश किया जाता है। परिवहन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, परिवहन के बिना व्यापारिक क्रियाएं संपन्न नहीं होती है। आपने सारे परिवहन पढ़े हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। तो ये परिवहन फैक्टर है वो किसी भी देश में व्यापार के अस्तित्व का प्रमुख कारण है। अगर परिवहन सही नहीं है तो वहाँ अपार संसाधन हो लेकिन परिवहन के जो अभाव में वो संसाधन वहाँ स्थानीय क्षेत्रों में क्या हो जाते हैं, भंडारण रूप में निर्मित रहते हैं। अगर वो खराब होने वाले हैं तो वही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ मान लो गांव ग्रामीण क्षेत्र है जिनका सड़कों से जुड़ाव नहीं है, वहाँ पे जो उत्पादित वस्तुएं हैं जैसे प्राथमिक उत्पाद जितने भी सब्जियां वगैरह जो भी है वो वहीं पे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, वो बाजार तक पहुंच ही नहीं पाती, जिसके अभाव में वहाँ के लोग हैं अपने विकास को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों आज हमने एक प्रश्न जो 3 नंबर का आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कारक क्या है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अस्तित्वता कैसे बने रहे, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अगले जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।